बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके हम जो ब्रह्मास्त्र वाली जो सीरीज़ चला रहे थे, तो इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 12th का सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि टर्म 1 से संबंधित होने वाला है आपका। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, आपके टर्म 1 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही कह सकते हैं एक छोटा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इस कथन को पढ़कर पुष्टि करें कि इसमें यूएनओ के किस अंग की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। इसमें कह रहा है कि एक कथन दिया है आपको, उसको पढ़ करके आपको पुष्टि करना है कि इसके अंदर यूएनओ के किस अंग की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए कथन को पढ़ लेते हैं और पुष्टि भी कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली दिख रहा होगा, ठीक है। एक बारी मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, या कथन कह लीजिए, कि यूएनओ के इस अंग में 15 जज होते हैं, ठीक है। यानी इस कथन को ध्यान से समझिएगा। कथन क्या इशारा कर रहा है आपका कि यूएनओ का जो ये अंग है ना आपका, उसके अंदर 15 जज होते हैं जिन्हें महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग स्वतंत्र तौर पर चुनती है। ये आपका कथन कह रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए बच्चों। 4 ऑप्शन क्या दे दिया आपको। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अब आपको बताना है कि यह कथन जो है किस अंग की ओर, किस यूएनओ के अंग की ओर इशारा कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके अंदर 15 जज होते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर आप देखेंगे कि महासभा जो होता है, सुरक्षा परिषद जो होता है, वो अलग अलग स्वतंत्र तौर पर चुनती है, ठीक है, 15 जजों को, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया इसलिए था कि टर्म 1 में इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए, एक फिगर आउट हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं जितने भी वीडियोज़ बना रहा हूँ ब्रह्मास्त्र सीरीज वाली, उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। समझ रहे हैं ना। तो आपके दिमाग में आइडिया लग जाए कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैं घुमा घुमा कर, जिस तरह से जितना दिमाग में आ रहा है मेरे कि इस तरह से भी पूछ सकता है आपके पेपर में, तो मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ। खैर चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द ऐड कर दिया नहीं, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि क्या इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। पहला है शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, ये है आपका। दूसरा है युद्ध को रोकना, ये भी है। तीसरा है अमेरिकी संविधान के अनुसार न्याय करना, नहीं है। और चौथा है आपका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये तीसरा वाला होगा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार न्याय करना, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना, ये भी यूएनओ का कह सकते हैं उद्देश्य है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, हालांकि आप अगर वीडियोस डेली देख रहे हैं तो आपको ये पता चल ही चुका होगा कि मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बता दिया करता हूँ वीडियो में, ताकि आपको दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे और पेपर में जब आए तो पूछ ले, मतलब आप उसका आंसर दे सके, ठीक है। मतलब पेपर में जब भी पूछे हो क्वेश्चन तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए। ये है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। हालांकि ज़्यादातर बच्चों को दिमाग में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। वैश्विक ताप वृद्धि से अभिप्राय, पहले यहाँ पढ़ के बता देता हूँ आपको कि वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, अभिप्राय कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से है। वैश्विक ताप वृद्धि जो होता है, यानी तापमान में जो वृद्धि होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायन के फैलाव के कारण हो रही है, ठीक है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसको मैं बहुत ही कम शब्दों में कह लीजिए और शॉर्ट टाइम में आपको समझा देता हूँ। हमारी जो पूरी दुनिया है ना, उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है।
पूरा विश्व का, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बोलेंगे सर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए टेम्परेचर मतलब तापमान, गर्म होता जा रहा है पूरा दुनिया, ठीक है। तो वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए सूरज से किरणें आती है, ठीक है। तो वो किरणें जो है धरती पहले आती थी और वापस को लौट जाती, जिससे कि धरती का तापमान जो है सो कि ठंडा रहता था और इंसानों के अनुकूल रहता था, ठीक है। हालांकि आज भी धरती पे सूरज की किरणें आती हैं लेकिन चली जाती हैं। लेकिन क्या है कि कई प्रकार की गैसें जो है ना हमने उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है, बहुत टाइम से उत्सर्जित कर रहे हैं एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, एसी से निकलने वाला गैस होता है आपका, और कार्बन जो गाड़ियों से निकलता है वो धुआं कह लीजिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कह लीजिए। तो इन सारी गैसों को मतलब इन सारी गैसों के निकलने के कारण क्या हो रहा है कि जो सूरज की किरणें अब आ रही हैं ना धरती पे, तो वो वापस नहीं जाने दे रहा है धरती से। ये सारा मतलब क्या किया इन लोगों ने, एक परत सा बना दिया है जो धरती का वायुमंडल है उसके अंदर, ठीक है। जिससे कि क्या हो रहा है कि तापमान मतलब सूरज की किरणें आ तो रही है लेकिन वापस नहीं जा पा रही है उतना ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है तो धरती के तापमान बढ़ने से क्या होगा सर, तो धरती का तापमान बढ़ने से आपका जो हमारे ग्लेशियर्स है, ठीक है, आपको पता होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, ठीक है, इधर अंटार्कटिका साइड में हमारे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स क्या होता है, बर्फ़ होता है, ठीक है। तो वो पिघल रहे हैं, ठीक है। अब वो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पिघलेंगे क्या होगा, समुद्र का जो सी लेवल है मतलब समुद्र का जो जल स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो सुनामी आने का खतरा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। समुद्र के किनारे बसे हुए शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये सब क्या होगा कि समुद्र में डूबने का खतरा इनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है सो कि चीज़ें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। तो ये मोटा मोटा दिमाग में बैठा के चलिए कि ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या होता है। इसको हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि कह लीजिए, इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न है कि एनजीओ का पूर्ण रूप आपको लिखना है। ये मैं आपका छठा चैप्टर यानी कि यूएनओ वाला चैप्टर देख रहा था तो उसके अंदर मुझे एनजीओ दिखा, ठीक है। एनजीओ के बारे में थोड़ा सा जिक्र दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए एक बार बच्चों से एनजीओ का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए अभी, नहीं तो मैं तो आपको अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला है इसका ऑप्शन नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस, दूसरा है आपका नेबर गवर्नमेंट ऑफिस, तीसरा है आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑफिस, और चौथा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ये फोर्थ वाला, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एनजीओ ये होता है आपका। तो आई होप कि एनजीओ का जो है इसकी फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी मैंने आपको बताया है, समझाया है कह लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है आपका, ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है आपसे, और अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो कई बार, कई साल कह सकते हैं ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल समझ लीजिए क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, ठीक है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना बच्चों, वो क्या करता है कि जो पूरा का पूरा विश्व है, पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड कह लीजिए, उसमें मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, ठीक है। और ये एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। ये है आपका। आई होप कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो लेकिन एक बार ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाग्यवधू से चीर प्रतिचित भेंट नाम का प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो दिया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब दिया था नेहरू जी ने, तो जब हमारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश जब आज़ाद हुआ था भारत, ठीक है। तो क्या था कि आज़ादी के बाद संविधान सभा के एक विशेष सत्र के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग्यवधू से चीर प्रतिचित भेंट कह लीजिए या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक प्रसिद्ध मतलब एक भाषण दिया था, जिनको इन दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध भाषण था, ठीक है। कहाँ दिया था, संविधान सभा के एक विशेष सत्र के अंदर दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला है आपका, काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है मुझे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। अब देखिए हिंट भी आपको दे देता हूँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था आपका। ठीक है, अब उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान है और आ चुका है आपका पेपरों में। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। ठीक है, पहला है 1996, दूसरा है 1953, तीसरा है 1954 और चौथा है 1999। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1953 में बनाया था आपका केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, 56 में लागू हुआ था, खैर वो एक अलग चीज़ है। तो 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य था जहाँ पर पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया था और चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों इस प्रश्न में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है। तो सीमांत गांधी के नाम से, ध्यान रखिएगा बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। 10 प्रश्न लिए थे मैंने इस वीडियो में, जिसमें से 2-3 प्रश्न तो आपको ही मैंने बोला कि आप बताइए कमेंट में, ज़रूर उन क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा कमेंट के अंदर। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।